Hello friends, my name is CA Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। सबसे पहले लास्ट वीडियो पे एक अपडेट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक सबसीक्वेंट नोटिफिकेशन इशू किया और उसमें यह बात बोली कि जिन भी सप्लायर्स को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है, उन्हें एमएसएमई में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपडेट करने की मैंडेशन नहीं है। इट मींस 1 अप्रैल 2021 से आप घबराइएगा मत। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है, क्योंकि आपको जीएसटी लॉ नहीं कहता जीएसटी नंबर लेने के लिए, तो भी आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में क्या चेंज आया है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कब से चेंज आया है, और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज होने की वजह से कंपनीज एक्ट में क्या बेनिफिट्स और रिलैक्सेशन हमें मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 85 में बताई गई है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 हमें बताता है कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि न्यू डेफिनेशन कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2021 से। इट मींस फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए तो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ही लगेगी जो पहले से है कंपनीज एक्ट में। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए डेफिनेशन क्या है? स्मॉल कंपनीज आर दोज कंपनीज विच आर अदर देन पब्लिक कंपनीज, मींस only private companies can be small company. Private companies with paid up capital up to 50 crore and turnover up to 2 crore means ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक का है और टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, ओनली वही कंपनीज ही फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए स्मॉल कंपनीज होंगी। सेक्शन 8 कंपनी जो एनपीओ की कंपनी है वो भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। पब्लिक कंपनी कोई भी हो, चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, वो कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। जो भी कंपनीज होल्डिंग एंड सब्सिडियरी रिलेशनशिप में होती हैं वो भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। चाहे आपकी टर्नओवर कितनी भी हो, चाहे आपकी टर्नओवर दोनों कंपनीज की 1-1 लाख रुपए की है, अगर वो होल्डिंग और सब्सिडियरी के रिलेशनशिप में है तो वो कंपनीज भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से होल्डिंग कंपनी भी बाहर है और सब्सिडियरी कंपनी भी बाहर है। नॉट गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स। इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, जो भी कंपनीज एक स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हैं, उन कंपनीज को भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में नहीं रखा जा सकता। आप देख सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी पहले भी स्मॉल कंपनी नहीं थी, अब भी नहीं है। पब्लिक कंपनीज पहले भी स्मॉल कंपनी नहीं थी, अब भी नहीं है। होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप वाली कंपनीज पहले भी नहीं थी स्मॉल कंपनी, अब भी नहीं है। और जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती हैं वो कंपनीज पहले भी स्मॉल कंपनी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो क्या चेंज आया? चेंज आया पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की लिमिट्स में। पहले पेड अप कैपिटल की लिमिट थी 50 लाख रुपीस की, नई लिमिट है 2 करोड़ रुपीस की। पहले टर्नओवर की लिमिट थी 2 करोड़ रुपीस की और अब टर्नओवर की लिमिट है 20 करोड़ रुपीस की। मींस पहले 50 लाख एंड 2 करोड़ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर रिस्पेक्टिवली, अब 2 करोड़ एंड 20 करोड़ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर रिस्पेक्टिवली। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में बताया था कि लगभग 2 लाख कंपनीज को इस न्यू डेफिनेशन से बेनिफिट मिलेगा स्मॉल कंपनीज का। तो भाई ये तो देख लो पहले कि बेनिफिट क्या है स्मॉल कंपनीज के कंपनीज एक्ट में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बेनिफिट से कि स्मॉल कंपनी के क्या बेनिफिट्स कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। सो रिलैक्सेशंस टू स्मॉल कंपनीज ऑलरेडी एप्लीकेबल एंड इफेक्टिव, ये पहले से ही एप्लीकेबल है। बस पहले 50 लाख और 2 करोड़ वाले की लिमिट को मिलते थे, अब 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट को मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्मॉल कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी होती, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी ओनली इंड एएस में बनानी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें नहीं बोलता स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए। मींस स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में होगी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। इट मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं चाहिए हमें स्मॉल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सेकंड बेनिफिट, एनुअल रिटर्न टू बी प्रिपेयर्ड इन एब्रिज्ड फॉर्म।
एमजीटी 7 में एनुअल रिटर्न जाती थी पहले, चाहे स्मॉल कंपनी हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट एक न्यू फॉर्म लेके आई है एमजीटी 7A, जो कि एब्रिज्ड फॉर्म है, जो स्मॉल कंपनीज एंड वन पर्सन कंपनी के केस में लगता है। तो स्मॉल कंपनी को एमजीटी 7A में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, एमजीटी 7 नहीं देना, एंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय सीएस इन प्रैक्टिस। स्मॉल कंपनी के एनुअल रिटर्न के फॉर्म को सीएस इन प्रैक्टिस कभी सर्टिफाई नहीं करता। बट जो एमजीटी 7A है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल है, बट स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन में चेंज आया है वो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। तो हम यहां से ये पता लगा सकते हैं कि जिन पे एग्जिस्टिंग डेफिनेशन लगा के देखें और वो स्मॉल कंपनी बनती है, उन्हें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एमजीटी 7A देना है, लेकिन जो न्यू कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल होंगी उन्हें 2021 के लिए तो एमजीटी 7 देना है, लेकिन 21-22 ऑनवर्ड्स वो भी अपना जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगी वो एमजीटी 7A में फाइल करेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है हमने। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। हमें पता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाना मैंडेटरी होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए, एज पर सेक्शन 134 डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आता है। और जो बोर्ड के रूल्स हैं, रूल 858 हमें बताता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हमें बनाना है, किसी भी कंपनी के अंदर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी और इंटरनल कंट्रोल्स पे काम करना पड़ेगा, उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन स्मॉल कंपनी पे वो रूल नहीं लगता। इट मीन स्मॉल कंपनीज को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का फ्रेमवर्क अपनी कंपनी में बनाने की कोई भी मैंडेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज बोर्ड रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड इन एब्रिज्ड फॉर्मेट। आपको बोर्ड रिपोर्ट में भी जितने पॉइंट्स लिखे जाते हैं उनमें कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है, जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं देनी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं देनी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं देनी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स नहीं देनी, क्योंकि ये सब पॉइंट्स रूल 8 बताता है और रूल 8 स्मॉल कंपनी पे लगता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर ऑफ अ स्मॉल कंपनी नीड नॉट टू गिव आईसीएफआर रिपोर्ट, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्ट ऑडिटर को नहीं देनी स्मॉल कंपनी के केस में। 6 पॉइंट इज ऑडिटर ऑफ स्मॉल कंपनी नीड नॉट टू गिव कार्गो रिपोर्ट। अब हम 3 टाइप के रिपोर्ट्स देते हैं एज एन ऑडिटर किसी भी कंपनी में। एक तो हमारी जो ऑडिटर रिपोर्ट बनती है एसए 700, 705 और 710 के हिसाब से। सेकंड रिपोर्ट होती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की, एंड थर्ड रिपोर्ट होती है कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन अगर मैं स्मॉल कंपनीज के लिए बात करूं तो स्मॉल कंपनीज के लिए ओनली एसए 700, 705, 710 के हिसाब से जो रिपोर्ट देनी होती है, ओनली वही रिपोर्ट देनी है। हमें इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल या फिर कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड कोई रिपोर्ट नहीं देनी है। बोर्ड मीटिंग्स, स्मॉल कंपनीज को 4 बोर्ड मीटिंग्स नहीं करनी होती एक साल में। स्मॉल कंपनीज को ओनली 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है। बाकी कंपनीज के लिए क्या लो है, बाकी कंपनीज के लिए बोला गया है कि आपको एक ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग्स करना मैंडेटरी है और 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। मींस आपको 2 मीटिंग्स के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं रखना है, उससे कम का गैप होना चाहिए। स्मॉल कंपनीज में क्या बोला गया, स्मॉल कंपनी में बोला गया एक हाफ कैलेंडर ईयर में आप 1 मीटिंग कर लो। तो हम ये बोल सकते हैं एक ईयर में हमने 4 की जगह 2 ही मीटिंग्स करनी है और उन 2 मीटिंग्स के बीच में गैप 90 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या था, 120 दिन से ज्यादा का गैप 2 मीटिंग के बीच में नहीं होना चाहिए। यहां क्या है, 90 दिन से कम का गैप नहीं होना चाहिए। क्यों बोला गया, कोई भी स्मॉल कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी बोर्ड मीटिंग करते हैं, एक की मंडे को बोर्ड मीटिंग, एक दिन छोड़ के वेडनेसडे को एक और बोर्ड मीटिंग कर ली कि हमने तो कंप्लायंस कर दिया। लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा नहीं चाहता कि आप कंप्लायंस ऐसे करो, आपको कंप्लायंस इस तरीके से करनी है कि 90 डेज का कम से कम गैप मिले। कुछ एक्टिविटीज तो परफॉर्म हुई हो 90 डेज में, उसके बाद ही आप अपनी सेकंड बोर्ड मीटिंग करो। ज्यादा मीटिंग्स आप कर सकते हो, उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेसर पेनल्टीज। ये भी बहुत मेजर अमेंडमेंट है स्मॉल कंपनीज के लिए। लेसर पेनल्टीज, हमें पता है काफी सेक्शंस के अंदर हमें पेनल्टीज इंप्रिजनमेंट का लॉ है। क्या बोला गया, सेक्शन 446B में बोला गया अगर किसी स्मॉल कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो उस पे जो पेनल्टी लगेगी उस सेक्शन में दी गई पेनल्टी का 50%
और ₹2 लाख विच एवर इज लोअर। इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि किसी स्मॉल कंपनी के केस में पेनल्टी 2 लाख से ज्यादा की नहीं लगाई जा सकती। जब भी लिखा होता है विच एवर इज लोअर, इट मींस जो अमाउंट में पेनल्टी दी हुई है दैट इज द मैक्सिमम पेनल्टी विच कैन बी लेविड। 50% ऑफ द पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन और 2 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। मान लो किसी सेक्शन के अंदर 10 लाख की पेनल्टी है तो 50% मतलब 5 लाख और 2 लाख विच एवर इज लोअर। इट मींस दो 2 लाख इज द मैक्सिमम पेनल्टी। ऐसे ही जो स्मॉल कंपनीज के ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं उन पे भी 50% ऑफ द एक्चुअल पेनल्टी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्टिव सेक्शन और ₹1 लाख। कंपनी के लिए 2 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 1 लाख विच एवर इज लोअर। अगर यहां लिखा होता विच एवर इज हायर तो मिनिमम पेनल्टी हो जाती 2 लाख और 1 लाख, लेकिन यहां लिखा हुआ विच एवर इज लोअर, इट मींस मैक्सिमम पेनल्टी है 2 लाख की और 1 लाख की। तो आपको ये वीडियो देख के पता लग गया होगा कि स्मॉल कंपनीज को क्या क्या बेनिफिट्स कंपनीज एक्ट में दिए हुए हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि स्मॉल कंपनी की न्यू डेफिनेशन 1 अप्रैल 2021 से लगेगी। इट मींस चाहे वो कंपनीज हैं चाहे ऑडिटर्स हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वैसे ही काम करेंगे जैसे कि पहले की डेफिनेशन 50 लाख और 2 लाख रुपीस की टर्नओवर का एंड पेड अप कैपिटल की लिमिट उसमें दी गई थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।